Hello students, welcome to Study Point. This is Purnima Tyagi here and today we are going to start our third chapter of second book Resolution. The title of the chapter is Growing Up Pains. It is written by R.K. Murthy. He is a leading Indian writer effectively serving the cause of children's literature. Almost he has written 50 books and he is also a recipient of several awards. So students, before starting the story, I would like to brief you the story. Growing Up Pains. Growing Up Pain is the story of a teenage boy named Samir. This story depicts the conflict between the parents and the child, especially in teenage, where parents try to be extra watchful for their children. Whereas on the other side, a teenager needs extra space in his life to live in his own way and wants to take his decision himself independently. तो स्टूडेंट्स, ग्रोइंग अप पेन जो है एक टीनेज बॉय समीर की कहानी है. कहानी पेरेंट्स और बच्चों के बीच उस कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर एक्स्ट्रा वॉचफुल होते हैं, जबकि बच्चे जो टीनेजर हैं वे अपनी लाइफ में स्पेस चाहते हैं, यानी अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, वे इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं. तो दिस स्टोरी डिपिक्ट्स द सेम. लेट्स स्टार्ट. Life is hard. I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of disease, playing havoc with my face. Life is hard. ज़िंदगी बहुत टफ है. ये मैंने अपने आप से कहा, ये मैं अपने आप से कहता हूँ जब भी मैं मिरर के सामने खड़े होता हूँ और मैं अपने चेहरे पर उन पिंपल्स को देखता हूँ जो किसी भयंकर बीमारी के जैसे, अर्थात स्कम ऑफ डिजीज़, यानी बड़े बड़े झाग, गंदे झाग जैसे, प्लेइंग हैवॉक विद माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत ही नुकसान पहुंचाते हुए मुझे दिखाई देते हैं. आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद अ वेव ऑफ द हैंड. मेरी ऐसा इच्छा होती है कि काश कि कुछ ऐसा हो कि मैं एक हाथ अपने चेहरे पर इस तरह से घुमाऊं और एकदम से ये पिम्पल्स जो हैं वो सारे मेरे फेस से एकदम क्लीन हो जाएं. Then I tell myself that acne is a temporary ravage. Ravage means loss. That makes life a little less comfortable for a teenager. तब मैं अपने आप से यही कहता हूँ कि ये जो पिंपल्स हैं वो एक बहुत ही टेम्परेरी लॉस है जो एक टीनेजर की लाइफ को थोड़ा कम कंफर्टेबल कर देता है. बट इट इज़ अ शॉर्ट साइन ऑफ अ चाइल्डहुड मोल्डिंग इनटू एन एडल्ट. पर इसके साथ साथ यह एक बच्चे के युवावस्था में एंटर करने का भी साइन होता है. लाइफ इज टफ. आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर. जिंदगी बहुत टफ है, ये कहते हुए मैं मिरर से पलट जाता हूँ. व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइट ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. और ये जो विचार जैसे ही मेरे मन में आता है ये बिजली की तरह मेरे मस्तिष्क में कौंधता है. माई वॉइस हैज़ टर्न रफ. मेरी आवाज़ जो कि अब बिल्कुल रफ हो चुकी है, ऑलमोस्ट रॉकस, एकदम कर्कश हो चुकी है. इट ग्रेट्स. ये मुझे चिढ़ाती है. इफ़ आई मे एड, यानी यदि मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ मुझे चिढ़ाती है. वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन. मेरी वो सॉफ्ट और स्वीट वॉइस कहाँ चली गई. हैव आई कॉट ए कॉल्ड. क्या मुझे जुकाम हुआ है. सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड. क्योंकि इस तरह की जो ग्रफनेस होती है, जो भारीपन होता है आवाज़ में, वो उस समय जनरेट होता है जब हम कोल्ड से सफ़र कर रहे होते हैं. बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. फिर अगर कॉमन कोल्ड है तो फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता. एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता. इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, या फिर कोई अनकॉमन टाइप का कोल्ड हुआ है मुझे. अ लाइट वेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट. एक हल्का सा मजाक जो है वो मुझे खुश कर देता है. अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड. और एक कॉमन कोल्ड जो होता है वो कॉमन होता है, हर किसी के लिए ही कॉमन होता है. बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड. पर ये कैसा कोल्ड है जो ऑल टाइम मुझे पकड़ के रखता है. इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा. और जब कभी भी मुझे कोल्ड होता है, सिंपल कोल्ड होता है, तो वो मेरे अम्मा और अप्पा के लिए तो बिल्कुल अनकॉमन डिजीज़ की तरह से हो जाता है. दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड.
वो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद मुझे कोई बहुत भयंकर किस्म का कोल्ड हुआ है, वन दैट कुड किल, शायद कुछ ऐसा जुकाम जो कि किसी की जान भी ले सकता हो। दे रिएक्ट जस्ट लाइक, यहाँ पर ये जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि उसको सिंपल सा कोल्ड होता है तो भी उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा अनक्शियस हो जाते हैं उसको लेकर कि उनको लगता है कि उनके बच्चे को कोई भयंकर डिजीज़ हुई है। दे फोर्स मी इनटू बेड, वो मुझे फोर्स करते हैं कि मैं बिस्तर में रहूं। सेंड फॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को बुलाते हैं। हु प्लम्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, सिस्टम मीन्स स्टमक। अब वो डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि मुझे इतनी सारी तरह तरह की मेडिसिन देता है जो मेरे को अपने पेट में भरनी पड़ती हैं। व्हेन आई टीज देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव दे ग्रंथ, और जब मैं उनको चिढ़ाता हूँ कि आप लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो मुझे लेकर, दे ग्रंथ, तो वो मेरे को चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। हाउ वुड यू नो, वो ऐसा कहते हैं तुम्हें कैसे पता चलेगा। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम हमारे डर को जानने के लिए अभी बहुत छोटे हो। अवर ओनली चाइल्ड, तुम हमारे सिर्फ इकलौते बच्चे हो। द एप्पल्स ऑफ अवर आइज, और हमारी आंख के तारे हो, इकलौते बच्चे हो हमारे। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, शायद वो जैसे मेरे डर को तो वो समझते ही हैं, यानी मैं उनके डर को नहीं समझता, तो मानो जैसे वो तो मेरा डर समझते ही हैं, मेरे भी तो अपने कुछ डर हैं। आई टू हैव माई फियर्स। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, पर ये अगले दिन तक नहीं थे। बट सडनली आउट ऑफ नो एयर इट हैज़ अपीयर्ड, पर ये डर अचानक से आ कहाँ से गए। इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थॉट एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, ये सब मेरे पूरे अंदर समा गए पूरी तरह से मुझ में, और मेरे सपनों में भी ये चीज़ें मेरे पीछा करती रहती हैं। आखिर क्या है ये डर। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं अपने इस डर को भगाने की कोशिश करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कवर्ड्स फियर, आई एम नो कार्ड, मैं खुद से कहता हूँ कि सिर्फ डरने का काम तो कायरों का होता है और मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवेडो डजंट लास्ट लॉन्ग, परंतु ये बहादुरी की बातें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। यानी ये सारी बातें कहकर मैं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो मेरी बहादुरी बहुत टाइम तक नहीं रह पाती। द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, जितना ज़्यादा मैं सोचने की कोशिश करता हूँ ये डर अपनी ग्रिप उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग मेरे ऊपर कर लेता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, और अब मैं जैसे पहले था वैसा नहीं रहा। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या बन गया हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं अपने लिए ही अजनबी बनकर रह गया हूँ। टिल द अदर डे, अभी कुछ ही दिनों की तो बात थी, आई यूज टू फील हैप्पी when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me, is this a room or a pigsty? अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब मैं ये सोचकर खुश हो जाया करता था, जब भी अम्मा मेरे कमरे में आती थी मुझे बिना बताए और आकर मेरे कमरे का निरीक्षण करती थी और धीरे से मुझे फटकारती थी, तो वो इस तरह की बातें बोलती थी कि ये कमरा है या फिर किसी पिग के रहने की जगह है। तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और ये कहकर अम्मा अपना काम करने लग जाती थी, रूम क्लीन करने लगती थी मेरा। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, और वो अपना ये काम पूरे समर्पण के साथ किया करती थी। द बुक्स would go back into the bookcase or side rack. The caps and pens pulled apart by me would get reunited. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. The dust would be swept off the table and the room would gain a fresh look. यानी वो किताबें वापस से अपनी बुक केस में जचा दिया करती थी मदर मेरी, और या साइड रैक में रख देती थी। पेन और पेंसिल के जो कैप हुआ करते थे जो अलग अलग करके रखता था मैं, उसको वो रीयूनाइटेड कर देती थी, यानी जोड़ के उनको सही करके रख देती थी। जो क्रेयंस के चॉक्स, जो क्रेयन वगैरह में चॉक जो वगैरह होती थी उनको मैं जैसे फर्श पर डाल देता था, तो उसको उठाकर मदर बिन में डाल देती थी और पूरी की पूरी डस्ट क्लीन करके, टेबल वगैरह सब कुछ क्लीन करके मेरा रूम एक वापस से मेरा रूम एक फ्रेश लुक ले लिया करता था। तो इस तरह से मेरी मदर मेरा रूम क्लीन किया करती थी और तब मुझे कुछ ऑकवर्ड भी फील नहीं होता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, तो अब मैं उनसे ऐसा करने से नफरत कैसे कर सकता हूँ। आई हैव पुट अप वार्निंग ऑन द डोर, मैंने
अब दरवाजे के ऊपर एक वार्निंग भी लगाई हुई है, नॉक बिफोर यू एंटर, जिस पर मैंने लिखा है कि अंदर आने से पहले नॉक करें। Beneath the above the instruction is a warning, और उसी के नीचे मैंने ये इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं जो वो एक वार्निंग जैसे ही है। माई रूम, लव इट और हेट इट, मेरा रूम है, मैं इसे प्यार करूं या नफरत करूं या कैसे भी रखूं। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन। अम्मा उस नोटिस को देखती तो है पर इस तरह से बिहेव करती है मानो कि जैसे ये ग्रीक या लैटिन में लिखा हो, यानी कुछ इस तरह की लैंग्वेज जो उनको समझ नहीं आती हो। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम, वो कंटिन्यू इसी तरीके से अनमाइंडफुल होकर ऑफ माई प्राइवेसी, यानी मेरी प्राइवेसी को लेकर अनमाइंडफुल होकर, बिना मेरी प्राइवेसी की परवाह किए अचानक से मेरे कमरे में अंदर आ जाती है बिना नॉक किए। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, मैं उनको ये कैसे समझाऊं कि अब मुझे भी प्राइवेसी की आवश्यकता है। इफ ओनली शी सेंसेस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents, वो तो सिर्फ इतना ही समझती हैं कि उनके और मेरे बीच में, यानी मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में एक मकड़ी के जाल जैसा पतला पर्दा आ गया है, सिर्फ वो इतना ही समझती हैं। इज दिस वॉट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी और स्नैपिंग ऑफ विंड्स, क्या बड़े होने का यही मतलब है कि ये एक प्राइवेसी चाहता है, प्राइवेसी का मैटर बन जाता है बड़ा होना, स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, और सारे रिश्ते नाते इसमें टूटने से लग जाते हैं। क्या यही बड़ा होना है, कि यही मैच्योरिटी है? हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, कौन चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ में अपने बंधनों को तोड़ना? नॉट आई, मैं भी नहीं चाहता। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, सिर्फ सोचने मात्र से ही मैं रोने लग जाता हूँ। येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, फिर भी मैं अब ये महसूस करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से दूर जा रहा हूँ। और एम आई इमेजिन, आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी, फिर मैं ये सोचता हूँ क्या मात्र मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, क्या मैं ये मात्र सोच रहा हूँ? पर फिर मुझे लगता है आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी, अप्पा बहुत ही सावधान रहते हैं आजकल मुझे लेकर, एंड वेरी बहुत चौकन्ने रहते हैं व्हेन ही मीट्स मी, जब भी वो मुझे मिलते हैं। ऑफ कोर्स हिज आईज ग्लीम विद जॉय व्हेनेवर आई वॉक इनटू हिज प्रेजेंस, वास्तव में उनकी आंखें चमक से और खुशी से भर जाती हैं जब मैं उनके सामने होकर निकलता हूँ। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज्ड टू बी, पर क्या ये उतना ही नेचुरल है जितना कि ये कभी पहले हुआ करता था? यानी आज मेरे पापा मुझे देखकर जितना खुश होते हैं, जितना पहले हुआ करते थे, क्या आज भी वो मुझे देखकर वैसे ही खुश होते हैं? और आई एम अनेबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन अस, या फिर मैं उनके प्यार की उस गर्माहट को फील करने में अनेबल हो चुका हूँ उस कर्टेन की वजह से जो कि हम लोगों के बीच आ चुका है। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, मैं ये सोचता हूँ हो सकता है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैं उन्हें कुछ अलग तरह का दिखता हूँ। अ रेदर मिस्टी फिगर, एक बहुत ही अनक्लियर सी फिगर, आकृति, इम्प्रिसाइज जो कि सस्पिशियस है, वैग्यू अनक्लियर है, इल्यूसिव इल्यूजन से भरी हुई है, भ्रामक है, डेवलपिंग अ फॉर्म, और इस तरह की फॉर्म में मैं डेवलप हो जा रहा हूँ दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गॉज, जिसका आकलन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मे बी ही टू इज स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ही मेरी इस नई आकृति से उनको भी डर लगता हो। इज दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट, क्या यही कारण है कि कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा मुझे प्यार करने वाला शो करते हैं अपने? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, शायद वो अपने उस डर को मारने की कोशिश करते हैं। बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, यानी इस तरह से बहुत ही सावधानी पूर्वक मेरे साथ बर्ताव करके वो अपने उस डर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड, शायद उनको ऐसा लगता हो कि मुझे एज अ चाइल्ड फील करने में उनकी सेफ्टी है। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर और होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पेट्स मी, वो पहले की ही तरह अपनी फिंगर जो है वो मेरे थिक कर्ली हेयर के अंदर घुमाते हैं
और मेरे सिर को अपनी छाती के निकट रखते हैं, मेरी पीठ थपथपाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो पहले किया करते थे। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मुझे अब इन सारी चीज़ों से नफरत है, वो ऐसा करते हैं तो मुझे उससे घृणा आती है, बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट एज आई यूज टू। पर अब मैं उन सारी चीज़ों को उस तरीके से एन्जॉय नहीं कर पाता हूँ जैसे कि मैं पहले किया करता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेड लविंगली बाय अप्पा। एक वक्त वो भी था जब मेरे अप्पा के प्यार पाने के लिए मैं पूरा संसार उनके ऊपर न्यौछावर कर सकता था। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी। और अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये वो नहीं है जो अप्पा को मेरे साथ करना चाहिए। इज इट नॉट टाइम आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रॉन अप। क्या अब वो समय नहीं आ गया है? मैं अपने आप से कहता हूँ कि क्या वो समय नहीं आ गया है कि अब उन्हें मुझे एक बड़े बच्चे की तरह से ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली when he has been reminding me to behave like one। और स्पेशली जब वो भी तो मुझे कई बार इस तरह का रिमाइंड कराते हैं कि मुझे एक मैच्योर बिहेव करना चाहिए। आई फॉल एंड स्लीप एंड स्क्रीम विद पेन बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन। मैं कभी कभी मैं जब गिर जाता हूँ, स्लिप हो जाता हूँ, फिर मैं कराता हूँ दर्द की वजह से। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, तो अम्मा का बिहेवियर तो वही काइंडनेस से भरा हुआ है, नॉट अप्पा। पर अप्पा का नहीं, ही ग्रॉल्स, वो गुर्राते हैं। यू आर 14 समीर, वो कहते हैं कि समीर तुम 14 ईयर के हो चुके हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं मेरे चोट लगने पर भी कि अब वह समय आ गया है समीर कि तुम्हें सीखना चाहिए कि दर्द को बिना किसी कंप्लेन किए किस तरह से बर्दाश्त किया जाता है, किस तरह से बर्दाश्त किया जा सकता है। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और मैं उनके ये शब्द नहीं भूल सकता हूँ। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा के ऑफिस से आने से पहले पहले ही आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वार्मली वेलकम किया स्माइल देकर। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्रॉन, पर उनकी जो स्माइल जो थी वो कब गुस्से में बदल गई। व्हेन आई आस्क्ड हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी करने के लिए जाऊं। अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9, तो अम्मा कहती है कि तुम्हें 9 बजे से पहले पहले घर वापस आना होगा। ओके स्टूडेंट्स, today's story of this chapter is completed. Remaining part of the story I will explain you in my next video lecture. Thank you.